दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल PSW 8 पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें जो लूसेंट की इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज कर रहे हैं हम उसका पार्ट 8। ओके, पार्ट 8 है ये। इससे पहले की जो 7 वीडियो है मैं डाल चुका हूँ, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारी चीजें, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ओके, और संसद क्या है, भारतीय संसद, सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें जाके आप देख सकते हो वन बाय वन। आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी मैं लिंक भी कर दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या चीजों को करेंगे। सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, लोक अदालत क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर राज्य कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, राज्य की कार्यपालिका क्या होती है। फिर उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे और फिर राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें भारतीय न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर आती है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद आता है अधीनस्थ अदालत, वो जिला अदालत, और फिर अधीनस्थ अदालत। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता है। ओके, सबसे पहले ये जो हमारे को देखने को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय, पहले नंबर पे। फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। फिर आती है जिला अदालत और फिर आता है अधीनस्थ अदालत। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता है। जो संरचना है न्यायपालिका की वो इन 4 भागों में देखने को मिलती है हमारे को। अगर हम बात करें इसका किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, तो आर्टिकल 124। ओके, अनुच्छेद 124 के तहत इसका वर्णन किया जाता है। और भारत में अमेरिका की तरह एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है जिसमें शीर्ष पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय आता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक ही देखने को मिलता है हमारे को। इसकी स्थापना कब हुई थी, या अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे को देखने को मिलती है जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओके, आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान है। इसमें शुरुआत में कहें तो 1 + 7 टोटल 8 न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के तहत संशोधन करके इसकी संख्या फिर बाद में 1956 में जो है 11 कर दी गई। ओके, 1 + 10 कर दिए गए, 11 कर दी गई, जिसमें 1960 में फिर बाद में 14 कर दी गई। ओके, न्यायाधीशों की संख्या 14 कर दी गई। 11 थी पहले 56 में। ओके, 50 में 8 थी, जो 56 में 11 हुई, 1960 में 14 हो गई, और फिर उसके बाद में 1978 में 18 हो गई, 1978 में 18 संख्या हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें 1986 में 26 हो गई, 1986 में 26 हो गई, और 2008 में फिर एक मुख्य न्यायाधीश और जो है 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। ओके, 30 हो गई। और अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि अभी 2019 में फिर वो पारित हुआ और उसके तहत अभी 34 है। 2019 के तहत 34। तो ये न्यायाधीशों की संख्या इस तरीके से बढ़ाई गई। ओके, सबसे पहले 8 थी संख्या, 1956 में 11 हुई, 1960 में 14 हो गई, 1978 में 18 हुई, 1986 में 26, 2008 में 30, 2019 में 34। तो इस तरीके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। अगर हम बात करें रिटायर होने की आयु की, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी हमारे, ओके, अभी रिसेंट तक हमारे कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। ओके, कौन, DY चंद्रचूड़। उसके बाद में अभी हमारे चेंज हो गए हैं मुख्य न्यायाधीश। ओके, रिसेंट के, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको पता होगा कमेंट करके, नहीं तो मैं भी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा इसका। उसके बाद में बात करें अगर हम जो है, उसके बाद बात करें आगे आता है कि इसमें सैलरी कितनी होती है इनकी, तो 65 वर्ष की आयु तक ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु रिटायर होने के लिए आयु क्या रखी गई है, 65 वर्ष की आयु रखी गई है। ओके, 65 ईयर्स।
और अगर योग्यता की बात करें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह के लिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये सारी योग्यता हमारे को देखने मिलती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, वैसे मेन हेडक्वार्टर जो हैगा मुख्य इसका सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ पे है? दिल्ली में। इससे ही पहले 1774 में 1774 में उच्चतम न्यायालय बना था। कहाँ पे? कोलकाता में, जिसे कलकत्ता कहते थे उस समय। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और लेमेस्टर चैम्बर्स और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश देखने को हमारे को मिलते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर क्या है कि दिल्ली के अलावा भी कहीं पर बैठक बुला सकते हैं, जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। उसके अलावा बात करें PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL की शुरुआत कब हुई थी? 1979 1979 में PIL की शुरुआत हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं, लोकहित मुकदमा कहते हैं। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? PN भगवती के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें क्षेत्राधिकार की, तो इसके क्षेत्राधिकार हमारे को जो देखने को मिलते हैं वो अलग अलग क्षेत्राधिकार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो उन्हें हम आगे देखेंगे क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। ओके, अधिकारों की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के, तो क्षेत्राधिकार हमारे को देखने को मिलते हैं अलग अलग। कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो क्षेत्राधिकार आता है वो आता है हमारे को देखने को मिलता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को ही हम जो है मेन मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कोई 2 राज्यों के बीच में विवाद हो या केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो। ध्यान रखना, 1 से 2 राज्यों के बीच में विवाद हो या फिर 2 राज्य आपस में भिड़ रहे हो। ओके, केंद्र अथवा भारत संघ कोई एक अन्य राज्य के साथ में कोई जो विवाद होता है, तो वो जो मामले आते हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसी को हम क्या कहते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है? इसमें संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, विशेष मामलों हमारे को देखने को मिलता है। ओके, सारी उच्चतम न्यायालय का देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, जैसे देश के सभी उच्च न्यायालयों में निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। ओके, तो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, विशेष मामले जो देखने मिलते हैं हमारे को। फिर परामर्श क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ओके, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या? सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत, आर्टिकल 143, ओके, आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर यह सलाह मांग सकते हैं। उन परामर्श को मानने अथवा न मानना राष्ट्रपति की इच्छा व विवेक पर निर्भर है। ओके, इसके अलावा पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। ओके, इसमें आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 137 के तहत पुनर्विचार। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 के तहत है। आर्टिकल 129 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षक है, रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का काम करता है, जिसमें बंदी, प्रतिक्षण, परमादेश, निषेध आदेश, ये उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा इत्यादि लागू किए जाते हैं। एक है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। तो ये अलग अलग क्षेत्राधिकार देखने मिलते हैं हमारे को। अनुच्छेद 145(3) के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामले की सुनवाई करने हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 निर्धारित की गई है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे
हमारे देखने मिलता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। टोटल कितनी संख्या है इनकी? 25। टोटल 25 हाई कोर्ट हमारे को अभी इंडिया में देखने मिलते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। आर्टिकल 214 214 के तहत जो है इसका गठन होता है। ओके, आर्टिकल 214 के तहत उच्चतम न्यायालय की जगह पे, जैसे उच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक ही है, हाई कोर्ट जो है हमारे को जो है 25 देखने मिलते हैं। 214 के तहत न्यायपालिका शीर्ष पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी बना सकता है। ओके, आर्टिकल जो है अगर हम बात करें आर्टिकल 231 आर्टिकल 231 231 के तहत क्या है कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए या 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है उच्च न्यायालय। ओके, इसके अलावा बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों, केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय अकेला, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे हमारे को हाई कोर्ट देखने को मिलता है। देश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय एकमात्र उच्च न्यायालय जिसके अधीन 4 राज्य आते हैं। सबसे ज्यादा राज्य आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ओके, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत 4 राज्य आते हैं, सबसे ज्यादा 4 राज्य आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत। ओके, और इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा न्यायाधीश कौन से न्यायालय में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश देखने को मिलते हैं हमारे को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 58 न्यायाधीश है। ओके, 58 न्यायाधीश देखने मिलते हैं हमारे को सबसे ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे कम देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं 3 अकेले गुवाहाटी में। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे को देखने मिलता है इसमें इसकी योग्यता क्या है? वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पूर्व में 62 वर्ष आयु होती थी रिटायर की, अब 65 वर्ष है। ओके, और वही सारी योग्यता हमारे को देखने मिलती है। अलग अलग उच्च न्यायालय में एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको। जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इनकी हुई थी 1862 में स्थापना सभी उच्च न्यायालय की। ओके, तीनों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इलाहाबाद की हुई 1866 में, 1866 में। इसके अलावा 1884 में हुई थी वो स्थापना हुई थी, 1884 में वो स्थापना हुई थी कर्नाटक की, कर्नाटक उच्च न्यायालय की। पटना की हुई थी 1916 ईस्वी में। ओके, जम्मू कश्मीर की 1928 में ईस्वी में। उड़ीसा की 1948 ईस्वी में हुई थी। ओके, गुवाहाटी जो हमारे को देखने मिलता है उच्च न्यायालय उसकी 1948 में हुई थी। राजस्थान 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश की 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश की 1956 में हुई थी, और केरल की 1956 में हुई थी। गुजरात की 1960 में हुई थी। दिल्ली की 1966 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की 1971 में, ज्यादातर जब स्टेट का गठन हुआ तभी इनकी स्थापना भी हुई थी। पंजाब हरियाणा की 1966 में हुई थी। सिक्किम 1975, और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्य बने थे, उसी समय इनके उच्च न्यायालय की गठन हुआ। सन 2013 मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना हुई। बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 2019 में। तो इस तरीके से हमारे को अलग अलग अब 25 उच्च न्यायालय देखने को मिलते हैं। क्षेत्राधिकार की बात करें, सेमी क्षेत्राधिकार है लगभग, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय अधिकार संबंधी और मुकदमों के हस्तांतरण का अधिकार, ये जो है क्षेत्राधिकार हमारे को उच्च न्यायालय के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे को देखने मिलता है संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन संभालता है, तो अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल होता है, दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, चंडीगढ़ में और लक्षद्वीप में और दादरा नगर हवेली में आप प्रशासक देखने मिलते हैं। दमन और दीव में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री परिषद, मंत्री परिषद ये काम करती है दिल्ली के अंदर। ओके, और पुडुचेरी में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है। संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी कब घोषित हुई? दिल्ली एनसीटी बनी कब? 1991 में, और संशोधन था 69वां संशोधन। ओके, 69वां संशोधन था 1991 में, जब दिल्ली को जो है बनाया गया था एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। तो ये हमारे को देखने को मिलती है इस तरीके से पूरे देश की न्यायपालिका। अब बात करते हैं आगे अगर हम, तो वो बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका की। क्या? राज्य की कार्यपालिका की। ओके, जो हम बात करते हैं अब आगे हमारे को राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका की बात करें, अगर हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें उससे पहले लोक अदालत 1987 में स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना, लोक अदालत की, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें।
इसके अलावा राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत देश राज्यों का संघ है और भारत में दो प्रकार की प्रशासनिक संरचना व्यवस्था की गई, केंद्रीय स्तर पर और केंद्रीय शासन होता है और राज्य स्तर पर राज्य का शासन होता है, राज्य शासन। तो संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया इसका, भाग 6। ओके, संविधान का भाग 6 है, इसके अंतर्गत वर्णन किया गया। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन में प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक प्रधान होता है। जैसे राष्ट्रपति होता है ना ऊपर कार्यपालिका का प्रमुख, ऐसे ही नीचे राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल जो है कार्यपालिका प्रमुख होता है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, ऐसे कई बार हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आर्टिकल 153 के तहत। ओके, राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 153 के तहत है। राज्यपाल का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 153 के तहत है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। राज्यपाल और 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। अनुच्छेद 156 के तहत जो है केंद्र की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण या ट्रांसफर कर सकता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 के तहत। योग्यता क्या है, मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हूँ, जैसे राष्ट्रपति के लिए वही इसके लिए भी योग्यता होती है राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों अपने विवेक का उपयोग करने की निर्णय लेने की शक्ति है। अगर हम बात करें जो राज्यपाल की शक्ति है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। ओके, मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, ध्यान रखना। दिल्ली में राष्ट्रपति करता है, बाकी सब जगह मोस्टली राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता अनुच्छेद 317 के तहत। ओके, वह राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकता है। 217 सलाह संबंधी। उसके अलावा बात करें हम राज्य के विधान विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति जो भी चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, आर्टिकल 356 जो लगता है इसी की राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगता है। वह राष्ट्रपति शासन की अवधि में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग है, वह विधानमंडल के सत्र का आह्वान करता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें वह निर्वाचन विधानमंडल की प्रथम बैठक और प्रति वर्ष सत्र जब आरंभ होता है कि प्रथम बैठक को संबोधित करता है। जैसे राष्ट्रपति संबोधित करता है लोकसभा राज्यसभा की पहली मीटिंग को, ऐसे ही विधानमंडल की पहली मीटिंग को जो संबोधित करेगा वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। ओके, ये इस तरीके से हम देखते हैं कि उनको ये भी अधिकार है कि वो 1/6 भाग जो है वो नियुक्त करने का अधिकार। राज्यसभा संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ओके, इसके अलावा राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 356 लगाने का अधिकार वो राष्ट्रपति लगाता है इसी के कहने पे, राज्यपाल के कहने पे। राज्यपाल के न्यायिक अधिकार भी है कुछ, अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 में समाधान की शक्ति है। जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को होती है और आर्टिकल 161 में इनको है ये विराम या परिहार कर सकता है, माफ कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है। राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, वो फांसी की सजा रुकवा नहीं सकता। ओके, इसके अलावा उपराज्यपाल व प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकार हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री आपको पता होगा, मुख्यमंत्री आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 167 में। अनुच्छेद किसी राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है 164 के तहत। नियुक्ति 164 के तहत होती है। ओके, 164 के तहत।
और 167 में इसकी शक्तियों का वर्णन है सभी। राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली और पुडुचेरी के चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बाकी सभी जगह पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके, मुख्यमंत्री सरकार और सत्तारूढ़ दल का प्रधान मुख्य प्रवक्ता होता है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अभी जैसे दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो है रेखा गुप्ता। राज्यपाल को मिलने वाली समस्त शक्तियों या वास्तविक उपयोगकर्ता मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका शक्ति का धुरी होता है। ओके, अब इसके अलावा हम बात करें अगर हम आगे राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल में आर्टिकल 168 है, आर्टिकल 168 विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया जाता है। वर्तमान समय विधान परिषद वाले सिर्फ 7 राज्य हैं, विधान परिषद वाले 7 राज्य हैं टोटल, नहीं तो सभी जगह पर विधान सभा है बस। विधान परिषद के 7 राज्य हैं टोटल। 7 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें से वो निकल गया जम्मू कश्मीर, तो बिहार। ओके, कौन कौन से, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये है। ओके, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो ये हमारे को 6 राज्य देखने मिलते हैं जहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा बाकी सभी राज्यों को देखने मिलती है। राज्य विधानमंडल का प्रथम या निम्न सदन हाउस है विधानसभा। जैसे उच्च सदन राज्यसभा होता है, ऐसी यहाँ पे विधान परिषद होती है, उच्च सदन। ओके, इसके अलावा हम बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे, विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कितनी हो सकती हैं, अधिकतम सीटें हो सकती हैं, वो हो सकती है 500 अधिकतम। और सबसे ज्यादा है कहाँ पे अभी, वो है यूपी में कितनी है अभी, 403। ओके, अधिकतम विधानसभा की सीट हो सकती है 500, लेकिन अभी यूपी में कितनी है, 403 है, ये हमारे को देखने को मिलता है। और सेम लोकसभा की तरह ये बिल्कुल 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। विधानसभा सदस्य का चुनाव राज्य मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान से किया जाता है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए 1/10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। ओके, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण भी किया गया है। तो इस तरीके से हमारे देखने मिलता है। और विधान परिषद की बात, इनका काम क्या है, तो वही है विधि निर्माण करना, वित्तीय अधिकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन और निर्वाचन संबंधी अधिकार के। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में एमएलए भी भाग लेते हैं, इनके सदस्य हैं। ओके, और विधान परिषद की बात करें तो राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा जो है उच्च सदन है। ओके, और आर्टिकल 171 के अनुसार किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपवाद है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। जैसे विधानसभा का 5 वर्ष का है, उसका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और 1/6 मतलब 1/3 भाग जो है 2 साल के बाद निकल जाते हैं। वही बिल्कुल राज्यसभा का प्रोसीजर है। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में एक सभापति, एक उप सभापति को भी चुनाव करते हैं, जो उसी में से होता है। विधान परिषद के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, जैसे वहाँ पे इसको होता है राज्यसभा के सभापति को होता है। विधान परिषद के सभापति और सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी होती है। विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीट जो आएंगी विधान परिषद की, वो है यूपी की 100, ठीक है, यूपी की है सबसे ज्यादा अभी 100 बिल्कुल। ओके, तो ये हमारे को देखने मिलता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही है। अगर हम बात करें आगे, ओके, इसके अलावा अब जो है इसका 9वां पार्ट आएगा और 10वां पार्ट आएगा। 10वें पार्ट तक ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी। तो इस वीडियो में हमने जाना पूरे भारतीय न्यायपालिका की संरचना के बारे में जाना, फिर उसके बाद में हमने जाना लोक अदालत के बारे में, राज्य कार्यपालिका के बारे में, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो इतना ही है इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पिछली वीडियोस को जाके जरूर देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जो भी यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।